हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल मिस्टर चैलेंज का पांचवा और अंतिम भाग। अगला दृश्य। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा था। कैंपस से हॉस्टल और हॉस्टल से मैस तक, उधर कॉलेज के मुख्य द्वार से बंसल के बंगले तक हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। पेड़ों पर भी बल्ब टांग दिए गए थे। 4 पुलिसमैन मेन स्विच पर तैनात थे। एक ऐसे जनरेटर का इंतज़ाम किया गया था जो लाइट जाते ही ऑटोमेटिक रूप से चालू हो जाने वाला था। कुल पुलिस वालों की संख्या 125 थी। छात्रों और प्रोफेसर से कहा गया कि वे अपने अपने रूम में जाकर चैन से सो सकते हैं, परंतु स्टूडेंट्स नहीं माने। विभा तक के समझाने के बावजूद उन्होंने गुट में बटकर पहरा देने का निश्चय किया। मैं, जैकी और विभा अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। रात के 12 बजे वह वक्त आया जब तीनों एक जगह एकत्रित हुए। वह जगह थी एरिक के रूम के पीछे बनी सर्विस लेन। हम तीनों के एक जगह इकट्ठा होने का कारण था तीनों के शिकारों का एक जगह इकट्ठे होना। मैं यहाँ गुल्लू पर नज़र रखता पहुँचा था। जैकी एकता को फॉलो करता और विभा एरिक का पीछा करती। कमरे में इस वक्त नगेंद्र भी था। हम सब सर्विस लेन की तरफ खुलने वाली बंद खिड़की की दरारों पर कान सटाए हुए थे। अंदर से एकता की आवाज़ आ रही थी। लवेंद्र सर के बाद मुझे तो उन्हीं की बात सच सच लगने लगी है सर। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही ग्रुप के पीछे पड़ा है, चुन चुन कर मार रहा है हमारे साथियों को। नगेंद्र बोला, अब तो लगता है अगला नंबर हम ही में से किसी का होगा। भोले शंकर हमारी मदद करें। गुल्लू की आवाज़। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम सबकी, क्रोधित एरिक ने कहा। क्या लोकेश भी हमारी दल का सदस्य था? नहीं। वह क्यों लापता हो गया? गायब ही तो हुआ है, मरा तो नहीं। मर भी जाएगा, क्या पता। मर चुका हो, केवल शव ही तो नहीं मिला उसका। आप कहना क्या चाहते हैं? केवल इतना, अपराधी ने अचार डालने के लिए नहीं किया होगा। अगवा नहीं किया होगा उसे, निश्चय ही मार डाला होगा। तात्पर्य यह है कि आप लोगों की शंका निर्मूल है। अपराधी केवल हमारे ही दल के लोगों को नहीं मार रहा पितु, जो जहाँ हाथ लग रहा है मार रहा है। ये संयोग है कि मरने वाले 5 हमारे साथी थे। हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सामने मर्डर नज़र आ रहा हो तो कौन धैर्य रख सकता है? धैर्य रखने के अतिरिक्त चारा भी क्या है? एक पल को स्वीकार कर भी लें हमारे ही साथियों की हत्याएं हो रही हैं, तब भी कर क्या सकते हैं हम? क्या लोगों को बता दें हम प्रश्न पत्र प्रकाशित करते थे, सत्या की हत्या हमने की है, वैसे ही सूली पर लटक जाएंगे? हत्यारे का पता लगाने की कोशिश तो करनी चाहिए। 3 गुप्तचर लगे पड़े हैं। अब तो छावनी बन गया विद्यालय। वही पता नहीं लगा पा रहे तो हम किस खेत की मूली हैं? ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? गुल्लू ने पूछा। विशेष रूप से तुमसे वार्ता करने हेतु, एरिक ने कहा। बंद अल्प भोजनालय में विभा देवी ने तुम्हारे मुखार बिन से कुछ ऐसा तो नहीं उगलवा लिया जैसा नहीं उगलना चाहिए था? भला हमसे क्या उगलवा सकती थी वो? क्या पूछ रही थी? दरवाज़ा खोलने पर उसने बताया तो था। यही सब या अन्य कुछ? बंद खिड़की की दरारों से कान लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये जानना था कि गुल्लू बंद कैंटीन में हुई बातें उन्हें बताता है या नहीं। सो उनका जिक्र उसने नहीं किया। करीब 15 मिनट बाद मीटिंग बर्खास्त हुई। एरिक वहीं रह गया, सो विवा भी वहीं रह गई। जैकी ने एकता को फॉलो किया, मैंने गुल्लू को। एक बार फिर हम अलग हो गए। जैकी को एक आध बार टकराया भी, क्योंकि इधर गुल्लू तो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था ही, उधर एकता भी राजेश वाले ग्रुप के साथ पहरे पर थी। मगर विभा नहीं टकराई। मैं समझ गया, एरिक शायद अपने कमरे में ही में। विभा एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहती। 2 बजे के बाद जैकी भी नहीं मिला। मैं जानता था राजेश वाला ग्रुप 2 के बाद अपने अपने कमरों में जाकर सो चुका है। समझ सकता था जैकी एकता के कमरे के इर्द गिर्द होगा। सख्त पहरे के कारण जैसी की उम्मीद थी रात बगैर किसी दुर्घटना के गुजर गई। मगर ये मेरी कितनी बड़ी गलतफहमी थी इसका एहसास सुबह के 8 बजे हुआ। तब जब सारे कॉलेज में एक दरवाज़ा पीटने की आवाज़ गूंज उठी। सब चौंके, बल्कि जो जहाँ था वहीं उछल पड़ा। पुलिस वाले तो खैर ट्रेंड थे, उन्हें हुक्म था कि अन्य कहीं चाहे जो होता रहे, जिसकी ड्यूटी जहाँ है वहाँ से हिलना नहीं है। अतः वे सतर्क ज़रूर हुए मगर मुस्तैद रहे। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर आवाज़ की दिशा में दौड़े। दौड़ने वालों में गुल्लू भी शामिल था। उसके पीछे मैं भी दौड़ा। भगदड़ सी मची हुई थी चारों तरफ। लक्ष्य था गर्ल्स हॉस्टल। हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर। जब मैं पहुंचा तब जैकी वहां तैनात पुलिस वाले और स्टूडेंट जुनूनी अवस्था में एकता के कमरे के बंद दरवाजे पर पिले पड़े थे। उसे तोड़ डालने पर आमादा थे वे। वातावरण में उस पर होती चोटों की आवाज़ गूंज रही थी। जो सामने पड़ा मैंने उससे चीख कर पूछा, हुआ क्या है? अनेक आवाज़ें लगाई जा चुकी हैं, पता नहीं एकता दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। कोई आवाज़ तक नहीं है अंदर।
सबसे पहले संजय आया था उसे जगाने। जब नहीं उठी तो भड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटा। एक साथ अनेक चीखें उभरी। मैं दरवाजे की तरफ लपका। उसी समय एरिक और विभा भी नजर आए। लाश लाश चीखती हुई ढेर सारी लड़कियों का रेला गैलरी में इधर उधर भागा। मेरा और विभा का रुख अलग अलग दिशाओं से कमरे की तरफ था। टूटा हुआ दरवाज़ा कमरे के अंदर फर्श पर पड़ा था। चौखट पार करके उधर से विभा ने, इधर से मैंने दरवाजे पर कदम रखे ही थे कि जहाँ के तहाँ जाम होकर रह गए। जैकी आदि पहले ही मूर्ति बने खड़े थे। दृश्य ऐसा था, औरों की तो क्या कहूँ, अपने संपूर्ण जिस्म में मैंने चींटियाँ सी रेंगती महसूस की। जहन साएं साएं कर रहा था। क्या इतने पहरे के बावजूद वैसा हो सकता था? हुआ था, हमारे सामने हुआ पड़ा था, मगर कैसे? मुझे लगा हत्यारा हत्यारा नहीं, जादूगर है। एकता के जिस्म पर झीनी नाइटी थी। डबल बेड पर चित्त अवस्था में लेटी हुई थी वह। आंखें बंद, चेहरे पर शांति। होठों से नीले झाग न निकल रहे होते तो कोई नहीं कह सकता था वो मरी हुई है। बैडी पर एक मोटी सी शीशी लुढ़की पड़ी थी। उस पर चिपके लेबल पर लिखा था चैलेंज। तो क्या आत्महत्या कर ली थी एकता ने? मगर क्यों? क्या हो रहा था ये? आत्महत्या ललिता ने भी की थी। उसके पीछे वजह थी चीनी। एकता ने ऐसा क्यों किया? उसकी क्या मजबूरी थी? वही बात जैकी ने कही भी। 2 बजे के बाद मेरे सामने कमरे में सोने आई थी। पूरी तरह स्वस्थ मानसिक अवस्था में थी। मैं सोच तक नहीं सकता था सुसाइड कर लेगी। विभा ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, तुमसे किसने कहा ये सुसाइड है? सुसाइड नहीं तो क्या हत्या है? 100%। क्या बात कर रही हैं आप? कमरे का एकमात्र दरवाज़ा अंदर से बंद था। सर्विस लेन की तरफ खुलने वाली खिड़की अब तक बंद है। जहर की वह शीशी बेड पर पड़ी है जिससे मौत हुई। हत्या तब कही जा सकती थी जब कोई और आकर मार जाता। एकता को किसी और ही ने कत्ल किया है। नामुमकिन, हरगिज़ नहीं मान सकता विभा जी। पागलों की मानिंद चीख पड़ा जैकी। भला कैसे हो सकता है ऐसा? सारी रात मैं खुद 5 पुलिस वालों के साथ कमरे में बंद दरवाजे के बाहर गैलरी में तैनात रहा हूँ। गैलरी में 20 पुलिस वाले और थे। इस खिड़की के पार नीचे 5 पुलिस वालों की ड्यूटी है। इस वक्त भी वहीं मुस्तैद खड़े होंगे वे। आदमी तो आदमी, सारी रात परिंदे तक ने पर नहीं मारा है कमरे में। और आप कह रही हैं कोई जहर दे गया? कैसे मान लूँ? उस रोशनदान की तरफ देखो। विभा ने बैठ के ठीक ऊपर छत में बने एक छोटे से रोशनदान की तरफ इशारा किया। क्या बात कर रही हैं आप? सारा रोशनदान ही 6 इंच बाई 6 इंच का है। उस पर ग्रिल भी लगी है। कि ग्रिल को उखाड़े बगैर वहाँ से कोई व्यक्ति कमरे में आ सकता है? मैं क्या उठा? ग्रिल को उखाड़ कर भी नहीं आ सकता। ग्रिल अपनी जगह मजबूती से लगी है, एरिक ने कहा। जहर की वह बूंद तो आ सकती है जिसने एकता की जान ली। कमाल की बात कर रही हैं आप। रोशनदान से जहर की बूंद आई और सीधी एकता के मुंह में जा गिरी। ऐसा कहीं हो सकता है? हो सकता है जैकी, विभा ने भेद भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं भी कर सकती हूँ। आप कर सकती हैं? दिखाइए करके। दिखाती हूँ। पहले ये बताओ ढक्कन कहाँ गया शीशी का? यहीं कहीं होगा। लाश के नीचे भी दबा हो सकता है। कोशिश करो ढूंढने की। याद रहे, लाश ज़्यादा हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। जैकी नहीं क्यों, सबने ढक्कन ढूंढने की कोशिश की मगर नहीं मिला। जब सब हार मान चुके तो विभा ने कहा, ढक्कन का ना मिलना इस बात का सबूत है कि ये सुसाइड नहीं है। होती तो ढक्कन कहाँ चला जाता? तुम लोग यहीं रहना, मैं बताती हूँ कैसे हुआ। कहने के बाद वह घूमी और कमरे से बाहर निकल गई। हम सब खाक पकाए से खड़े सोच रहे थे, पता नहीं वे क्या दिखाना चाहती है। करीब 5 मिनट बाद रोशनदान से विभा की आवाज़ उभरी, ढक्कन यहाँ। रोशनदान के नज़दीक छत पर पड़ा है। सबकी नज़र एक झटके से रोशनदान की तरफ उठ गई। विभा ने वहाँ से एक धागा लटकाना शुरू किया। सब सांस रोके उसकी कार्रवाई देख रहे थे। देखते देखते धागे का निचला सिरा इतना नीचे आ गया कि एकता के होठों के मध्य को चूमने लगा। अब विभा ने धागे के ऊपरी सिरे पर पानी की बूंद डाली। बूंद ने धागे पर नीचे की तरफ सफ़र करना शुरू करा। विभा ने कहा, इसे तुम जहर की बूंद समझ सकते हो। सबके दिल धाड़ धाड़ कर रहे थे। नज़रें धागे पर सफ़र कर रही बूंद पर जमी थी और अंततः बूंद टप से एकता के होंठों के मध्य गिर गई। खेल खत्म कहने के साथ विभा ने धागा वापस खींचना शुरू करते हुए कहा, अब आप ऊपर आ सकते हैं। यहाँ हत्यारे के फुट स्टेप्स तक मौजूद हैं। हत्या की इस टेक्निक पर मैं ही क्या, सब हैरान थे। अगला दृश्य। हम छत पर पहुंचे। भरपूर भीड़ के बावजूद कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी। सब डरे और सहमे हुए थे। किसी के मुंह से बोलना फूट रहा था। छत पर बड़े स्पष्ट सफ़ेद रंग के फुट स्टेप्स बने हुए थे। ये निशान छत के एक कोने में पड़ी ढेर सारी कलई से शुरू कली से शुरू हुए थे। ये कली वह थी जो पुताई से बचने के बाद अक्सर छतों को चूने से बचाने के लिए डाल दी जाती है। रात भर पड़ी ओस के कारण कली में नमी थी।
उस नमी के कारण हत्यारे के जूतों के तले में लगी थी। कली पर जूतों के बड़े ही स्पष्ट निशान थे। वहाँ से निशान कदमों की शक्ल में रोशनदान की तरफ आए थे और रोशनदान से गए थे पानी की टंकी की सीढ़ी तक। वहाँ के बाद अर्थात टंकी से नीचे उतरने का कोई चिन्ह नहीं था। मैं क्या, उन निशानों द्वारा कही जा रही कहानी सभी समझ सकते थे। विभा ने वही कहानी कही। अंधेरे के कारण हत्यारा शायद कली के ढेर को न देख सका। वहाँ से कली उसके जूतों में लगी, रोशनदान पर आया, वह किया जो कुछ देर पहले मैंने करके दिखाया। उसके बाद पानी की टंकी की तरफ गया। टंकी की तरफ क्यों गया वह? जैकी ने पूछा। और टंकी पर चढ़ने के निशान तो हैं, उतरने के नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? मेरे ख्याल से काम निपटाने के बाद उसे अपने जूतों में लगी कली का एहसास हो गया था, इसलिए रोशनदान से सीधा टंकी पर पहुंचा। जूते धोए, इसलिए नीचे उतरने के निशान नहीं है। बंसल क्या उठा? समझ में नहीं आ रहा, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से फ़ायदा क्या होता है? विभा जी, जैकी ने पूछा, वो ढक्कन कहाँ है? ये रहा। विभा अपने हाथों में मौजूद एक हरा ढक्कन उसे देती बोली। ढक्कन लेते हुए जैकी ने पूछा, आपने उसे उठा क्यों लिया? इतनी वारदातों के बाद जान चुके हैं हत्यारा ग्लव्स पहने हुए होता है। किसी वस्तु पर उसकी उंगलियों के निशान होने का सवाल ही नहीं उठता। मगर विभा जी, ढक्कन को बहुत गौर से देखते जैकी ने कहा, मुझे ये ढक्कन एकता के बेड पर पड़ी शीशी का नहीं लगता। यही देखना चाहती थी मैं, ये कि तुम्हें भी वही डाउट होता है या नहीं जो मुझे हुआ है। शीशी के मुकाबले ढक्कन थोड़ा बड़ा है। यदि उसका नहीं है तो बड़ी विचित्र बात है। कौन सी शीशी का ढक्कन है ये, और यहाँ क्यों डाला गया? साथ ही सवाल उठता है, उस शीशी का ढक्कन कहाँ गया? जैकी ने रोशनदान के जरिए कमरे में झांका। बेड पर लेटी एकता की लाश और बगल में पड़ी शीशी साफ नजर आ रही थी। विभा ने कहा, शुरू में जब मुझे ये लग रहा था ढक्कन उसी शीशी का है, तब मेरे दिमाग में ये सवाल था कि हत्यारे ने अपना काम करके शीशी बेड पर और ढक्कन यहाँ क्यों डाला? धागे की तरह अपने साथ ले क्यों नहीं गया, या दोनों को एक जगह क्यों नहीं डाला? लगता था हत्यारा अपना काम करने के साथ हमसे खिलवाड़ भी कर रहा है। मगर यदि ये ढक्कन उस शीशी का नहीं है तो खिलवाड़ भी ऊंचे दर्जे का है। क्या मैं शीशी को वहाँ यहाँ मंगा सकता हूँ विभा जी? जो शक हुआ है उसकी पुष्टि के लिए ज़रूरी है। जैकी ने इधर उधर देखा, गुल्लू नज़र आया। उसी से कहा, एकता के बेड से शीशी उठा लाओ। गुल्लू तुरंत जीने की तरफ बढ़ गया। हत्यारा हर मर्डर एक अलग और नई टेक्निक से कर रहा है विभा। मैं क्या उठा? सबसे पहले चंद्रमोहन। मैंने उससे पहले ज़िंदगी में कभी खड़ी हुई लाश नहीं देखी थी। उसके बाद ईमानी, सबके देखते देखते मर गई वो। अल्लाह रखा को अंधेरे में निशाना बनाया गया। ललिता की हत्या उसी के हाथों कराई। लवेंद्र भूषण को अमरराज में जला दिया गया। और अब ये कोई सोच तक नहीं सकता, एक व्यक्ति इतने पहरे के बावजूद कमरे के अंदर गए बगैर बिना कोई आवाज़ पैदा किए इतनी आसानी से किसी की हत्या कर सकता है। एरिक बोला, आप सत्या मैडम की हत्या का जिक्र करना भूल गए वेद जी। मैं सब पका गया। फॉलो में वही भूल कर बैठा जो ललिता ने की थी। एरिक कह रहा था, उन्हें टेरिस से गिराकर मार डाला गया। मेरा जी चाह चीख कर कहूँ, उसे तो तुम ही लोगों ने मारा, हरामजादे। और अब ये बात इसलिए कह रहा है कि ताकि उसे भी इन्हीं हत्याओं की कड़ी समझते रहें। मगर विवाह की इजाज़त के बगैर मैं ऐसा एक भी लफ्ज़ नहीं कह सकता था। हाँ, अपनी बात संभालने को ज़रूर कहा। उसका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सत्या के मर्डर में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हत्यारे से बचने की कोशिश में छत से गिरकर मरी थी वो। एरिक चुप रह गया। शायद इस बात को आई गई करने के लिए विभा ने जैकी से कहा, आओ। कहने के साथ वह टंकी की तरफ बढ़ गई। जैकी के साथ मैं भी उसके पीछे लपका। टंकी सीमेंट की बनी 5 फुट ऊंची 5 बाई 5 की थी। उस पर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ी थी। छत पर टंकी का होल था। होल पर लोहे का बना सीवर के ढक्कन जैसा ढक्कन था। होल 2 बाई 2 का था, यानी इतना जिसमें से आदमी आसानी से अंदर उतरकर टंकी की सफाई कर सके। जैकी ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई निशान नज़र नहीं आ रहा जिससे लगे जूते धोए गए हैं। ढक्कन हटवाओ, विभा ने कहा। टंकी पर खड़े ही खड़े जैकी ने एक नज़र स्टूडेंट्स और प्रोफेसर पर डाली। उन्हीं के बीच नगेंद्र खड़ा नजर आया उसे। इधर आओ, जैकी ने उसी से कहा। वह लपक कर टंकी की तरफ आया। जिस वक्त नगेंद्र सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उस वक्त बड़ा अजीब ख्याल आया मेरे दिमाग में। हत्यारे का अगला शिकार यही है। भरपूर सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद क्या हम इसे बचा पाएंगे, या एकता जैसा ही अंजाम होगा इसका? छत पर पहुंच चुके नगेंद्र से विभा ने कहा, ढक्कन उठाओ। ढक्कन भारी था। नगेंद्र ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया। ओ, टंकी के अंदर झांकती विभा के मुंह से निकला, वो तो जूते ही टंकी में डाल गया। मैं या जैकी कुछ बोले नहीं। दोनों की नज़र टंकी के अंदर थी। टंकी आधी के करीब भरी हुई थी। पानी साफ था। तली में पड़े 2 जूते साफ नज़र आ रहे थे। हमारे साथ नगेंद्र ने भी उन्हें देखा। जैकी ने कहा, जूते बाहर निकालो। नगेंद्र ने अपनी खाकी पैंट के दोनों पांचे मोड़ मार कर घुटनों से ऊपर चढ़ा लिए। हम तीनों टंकी के
होल के 3 तरफ खड़े थे। चौथी तरफ से नगेंद्र टंकी में उतरा। उसी क्षण मानो कयामत आ गई। बचाओ बचाओ! दोनों हाथ होल से बाहर निकले। नगेंद्र चीख पड़ा। बुरी तरह छटपटा रहा था वह। सारा जिस्म जूड़ी के मरीज मरीज की मानंद थरथरा रहा था। आवाज़ तक स्पष्ट नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। वह सारा खेल क्षण भर का था। जब हम ही ठीक से कुछ नहीं समझ पाए तो टेरेस पर खड़े अन्य लोग क्या समझ सकते थे। मैंने और जैकी ने झपट कर नगेंद्र के हाथ पकड़ने चाहे। एक साथ बिजली का ज़बरदस्त झटका लगा दोनों को। मैं टंकी के दाईं तरफ टेरेस पर जाकर गिरा, जैकी बाईं तरफ। नगेंद्र की चीखें डूबने लगी थी। विभा चिल्लाई, मेन स्विच ऑफ करो। मगर कहाँ हम, कहाँ मेन स्विच। स्विच के पास तैनात पुलिसियों तक विभा का आदेश पहुँचते पहुँचते टंकी में खामोशी छा गई थी। मेन स्विच ऑफ ज़रूर हुआ, मगर नगेंद्र मर चुका था। विभा आंखें फाड़े पानी पर झूलती उसकी लाश को देख रही थी। मैं और जैकी अपनी चोटें भूलकर सीढ़ी की तरफ लपके। हम ही क्यों, कई स्टूडेंट्स भी टंकी पर चढ़ने के लिए लपके थे। छोटी सी सीढ़ी पर सब एक दूसरे से उलझ कर रह गए। अगला दृश्य। घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थीं कि दिमाग कुंद होकर रह गए। एक वारदात पर ठीक से डिस्कस नहीं कर पाते थे, दूसरा हौलनाक हादसा हो जाता। विभा और जैकी की छानबीन में सामने आया, बिजली के 2 मोटे तार बाहर पाइप के अंदर से होते हुए टंकी तक आए थे। ऊपर से इसलिए नहीं चमके क्योंकि 2 में से एक जूते ने उन्हें ढक रखा था। तारों के अंतिम सिरे सत्या के कमरे से मौजूद एक पावर प्लग में लगे पाए गए। सत्या का कमरा टंकी के ठीक नीचे वाली छत के नीचे था। किसी को किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, सब समझ चुके थे। टंकी के पानी में करंट था। नगेंद्र उसमें उतरते ही मारा गया। लाश और जूते टंकी से निकालकर टेरेस पर डाल दिए गए थे। चेहरों पर आतंक और खौफ लिए सब उन्हीं को देख रहे थे। कमाल हो गया विभाजी, जैकी बड़बड़ाया। ऐसी वारदात न पहले कभी देखी न सुनी। हत्यारा पहले ही से अपने शिकार के लिए जाल बिछा देता है। विभा चुप रही। अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पर। अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि अपने जूतों में कली उसने जानबूझकर लगाई थी। जैकी कहता चला गया, ताकि हम फुट स्टेप्स का पीछा करते टंकी तक पहुँचे। वाकई ऐसे हत्यारे से मेरा पाला भी पहली बार पड़ा है। कहने के बाद वह बगैर किसी की तरफ देखे जीने की तरफ बढ़ गई। सबके साथ मैं भी ठगा सा खड़ा रह गया। समझ में नहीं आ रहा ये वारदातें कैसे रुकेंगी। बंसल क्या उठा। इतने पहरे के बावजूद हम सबकी आंखों के सामने हत्या हो जाती और कोई कुछ नहीं कर पाता। करना तो दूर, 8 हत्याएं हो चुकी हैं। राजेश के अंदर का लावा फूट पड़ा और कोई इतना तक नहीं पता लगा सका ये मर्डर आखिर क्यों हो रहे हैं। सभी से फिसलती मेरी नज़र एरिक और गुल्लू पर पड़ी। एरिक का चेहरा बता रहा था वह अन्य सभी के मुकाबले ज़्यादा डरा हुआ है, और गुल्लू, उसके चेहरे पर तो साक्षात मौत नाचती नजर आई। दिमाग में यही विचार कौंधा जो कुछ देर पहले नगेंद्र के लिए कौंधा था। हत्यारे का अगला शिकार ये है। क्या गुल्लू भी इसी तरह मर जाएगा या हम उसे बचाने में कामयाब हो पाएंगे। उसी शाम मैं और विभा 2 कुर्सियों पर कैंपस में बैठे थे। हर तरफ पुलिस वाले तैनात थे। स्टूडेंट्स की टुकड़ियाँ छितराई छितराई सी इधर उधर घूम रही थी। कोई बरामदे में बैठा था, कोई पेड़ के नीचे। सभी उदास थे, खामोश। हत्यारे और कॉलेज में हो रही वारदातों के बारे में सब एक दूसरे से इतनी बातें कर चुके थे कि कहने सुनने के लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं था। घूम फिर कर वही बातें दिमाग में आती और उन्हें दोहराने से हर एक को एलर्जी हो चली थी। विभा, मैंने उसे पुकारा। वह जैसे नींद से जागी। मैं स्वप्न तक में नहीं सोच सकता था तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी आंखों के सामने एक के बाद एक मर्डर हो सकते हैं, और तुम रुक क्यों गए। वह मुस्कुराई। कहो, और तुम इतनी असहाय बनी रहोगी। मैं कहता चला गया। एकता और नगेंद्र के मर्डर से पहले तुमने कहा था हत्यारे को पहचान चुकी हो। क्या वह गप थी। मेरे मुंह से पहले कभी कोई गप सुनी है तुमने। तो आखिर कर क्या रही हो तुम। गिरफ्तार क्यों नहीं करती हत्यारे को। रोक क्यों नहीं देती कॉलेज में हो रही हत्याएं। अजीब बात है, तुम्हें मालूम है हत्यारा कौन है। ये भी जानती हो उसके शिकार कौन कौन है। इसके बावजूद हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो। आखिर क्यों, क्यों विभा। एक बार फिर उसके होंठों पर मुस्कान उभरी। ये वो मुस्कान थी जो केवल तब उभरती थी जब किसी भेद को छुपाए रखना चाहती थी। मैं खींच उठा। कुछ कह नहीं चाहता था कि गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से जैकी आता नजर आया। उसके दाएं हाथ में एक एयर बैग था, बाएं हाथ की गोद में चिन्नी। चाल में अजीब सा उत्साह देखकर मैं चौंका। सीधा हमारी ही तरफ आया। बोला, क्या आप कल्पना कर सकती हैं विभा जी कि मैंने बाजी मार ली है। मतलब, विभा ने पूछा। मैंने हत्यारे को पहचान लिया है। पहचान लिया है। मैंने एक झटके से कुर्सी छोड़ दी। कौन है, कहाँ है। बात इस नन्ही लड़की से शुरू करता हूँ। कहने के साथ उसने चिन्नी को गोद से उतारा। उसके नज़दीक बैठता बोला, तुमने हेलमेट वाले अंकल को देखा था ना चिन्नी। हाँ। हेलमेट को भी।
हाँ पुलिस अंकल। जैकी के होठों पर सफलता भरी मुस्कान उभरी। एयरबैग ज़मीन पर रखा। तब तक काफ़ी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और पुलिस वाले हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हो चुके थे। सभी के चेहरों पर उत्सुकता के भाव थे। मैंने विवा की तरफ देखा। उसके मुखड़े पर ऐसे चिन्ह थे जैसे किसी दिलचस्प खेल को देख रही हो। जैकी ने एयरबैग की चैन खोली भी कुछ ऐसे ही अंदाज में जैसे बाजीगर पिटारा खोलता है। एयरबैग से एक हेलमेट निकाला उसने। हाँ हाँ पुलिस अंकल, चिन्नी कह उठी, ये उसी का हेलमेट है। फिर जैकी ने ओवरकोट और पैंट निकालने के साथ पूछा, ये भी उसी के हैं। चिन्नी उछल पड़ी, क्या आप उसे जानते हैं? होठों पर कामयाबी से परिपूर्ण मुस्कान लिए जैकी अपने स्थान से खड़ा हुआ। नजरें स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की भीड़ पर स्थिर की। बंसल, गुल्लू और एरिक भी भीड़ में शामिल थे। एक एक शख्स को घूरता जैकी कॉन्फिडेंस भरे स्वर में कहता चला गया, मैं जानता हूँ तुम इसी भीड़ में खड़े हो। यह भी जानता हूँ, हेलमेट और अपने कपड़े देखकर समझ गए होगे कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। वजह साफ है, इन्हें मैंने तुम्हारे कमरे से बरामद किया है। बोलो, खुद सामने आ रहे हो या अपने मुंह से नाम लेकर पुकारो? सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि सुई भी गिरे तो आवाज़ बम के धमाके जैसी हो। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मारे सस्पेंस के सबका बुरा हाल था। कोई ना समझ सका जैकी मुखातिब किससे है। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में यह भ्रम है कि मैं तिकड़म मार रहा हूँ, पहचान नहीं सका हूँ तुम्हें। इस भ्रम को दूर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कहने के साथ वह झुका, एयरबैग से एक बटन निकाला, उसे मुझे दिखाता बोला, माफ़ी चाहूँगा वेद जी, मैंने शुरू से इस बटन को आपसे छुपाए रखा। आपसे भी माफ़ी चाहूँगा वेबा जी। बटन के बारे में आपको भी कुछ नहीं बताया। चंद्रमोहन के मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये मुझे स्टाफ रूम के दरवाजे पर पड़ा मिला था, और बटन बता रहा है टूटने से पहले मैं यहाँ लगा हुआ था। कहने के साथ उसने ओवरकोट का वह स्थान दिखाया जहाँ से एक बटन टूटा हुआ था। वैसे ही बाकी बटन ओवरकोट में टके हुए थे। जैकी ने आगे कहा, चिन्नी के बयान को आप एक बच्ची का बयान कहकर टाल सकते हैं, परंतु स्टाफ रूम से इस बटन की बरामदगी साबित करती है ओवरकोट चंद्रमन के हत्यारे का है। मगर वह है कौन? एरिक ने सबके दिमागों में घुमड़ रहा सवाल पूछा। खुद सामने आना होगा उसे। कहने के साथ जैकी ने एयर बैग से कुछ और चीज़ें निकाली। उन सभी को एक एक करके भीड़ को दिखाता कहता चला गया, ये उस जहर की शीशी है जिसे हिमानी की लिपस्टिक पर लगाया गया। इस दवात में फॉस्फोरस भरा है। ये वो कलम है जिससे अल्लाह रखा के गाउन पर चैलेंज लिखा गया। ये वो धागा है जिस पर एकता की जान लेने वाली जहर की बूंद ने सफ़र किया। सरकारी लैब में इसकी जांच करा चुका हूँ। और ये है उस शीशी का ढक्कन जो एकता के बेड पर पड़ी पाई गई। कोई और जानता हो या ना जानता हो, मगर भीड़ में खड़े तुम ज़रूर जानते हो। ये सामान तुमने कहाँ छुपा रखा था समझ सकते हो। यदि मैंने इन सबको बरामद कर लिया है तो जान गया हूँ तुम कौन हो। बेहतर होगा खुद सामने आकर गुनाह कबूल कर लो। एक बार फिर सभी ने उस शख्स की खोज में एक दूसरे की तरफ देखा जिससे जैकी मुखातिब था। मैंने भीड़ में मौजूद एक एक फेस को रीड करने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा हवाइयाँ गुल्लू के चेहरे पर उड़ती नजर आईं। विभा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। उसके गुलाबी होंठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे जानती हो जैकी किससे मुखातिब है। कुर्सी से एक इंच नहीं हिली थी वो। पोज तक नहीं बदला। जैकी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कहा, हर वारदात के बाद हमारी धारणा ये बनी थी विभा जी कि हत्यारा बेहद चालाक और सुलझे हुए दिमाग का मालिक है। मगर इस वक्त मेरे पास इतने सबूत देखकर भी अगर वह चुप है, सोच रहा है मैं केवल तिकड़म मार रहा हूँ, उसे नहीं पहचानता, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। सब लोग नाम जानने के लिए उत्सुक हैं जैकी। मैं नहीं समझता था वह इतना बेवकूफ़ है। यदि ऐसा है तो यहाँ से भाग निकलने की बेवकूफ़ी भरी कोशिश भी कर सकता है। मेरे नाम लेने के बाद हत्यारा ऐसा करे तो तुम सुनो। जैकी ने पुलिस वालों से मुखातिब होकर ऊंची आवाज़ में कहा, कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। जो करना होगा मैं करूँगा। एक बार फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ पर दृष्टिपात करते जैकी ने कहा, एक मौका और देता हूँ, आखिरी मौका। या तो खुद आगे बढ़कर अपना गुनाह कबूल कर लो, अन्यथा मुझे गिरबान पकड़कर खींचना होगा। भीड़ में तब भी खामोशी छाई रही। शायद तुम सोच रहे हो जब मैं नाम लूँगा तो ये कहकर बच जाओगे कि असल हत्यारे ने यह सारा सामान तुम्हारे कमरे में रख दिया होगा। मगर नहीं, इस बार कच्चा हाथ नहीं डाला मैंने। मेरे पास इतना पुख्ता सबूत है कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। ये देखो। कहने के बाद जैकी ने एयर बैग से एक लेटर निकालकर हवा में लहराते हुए कहा, यह लव लेटर भी तुम्हारे ही कमरे से मिला है। सत्या का लेटर है ये, तुम्हारे नाम। तुम्हारा नाम भी है इसमें। कहो तो पढ़कर। धाएं धाएं एक साथ दो हवाई फायर हुए। जैकी का वाक़ा अधूरा रह गया। सबने पलट कर गुल्लू की तरफ देखा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, चेहरे पर आग, मुंह से अंगारे बरसे। हाँ हाँ, मैंने मारा है चंद्रमोहन, हिमानी, अल्लाह रखा, ललिता, लवेंद्र, एकता और नगेंद्र को। मुझसे प्यार करती थी सत्या।
मेरा नाम है उस लेटर में। किसी ने भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। इन सब इन सब सालों ने मेरी सत्या को मार डाला, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, तुम मुझे आखिरी कत्ल करने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। रिवॉल्वर फेंक दो गुल्लू। जैकी मुस्कुराया। उसमें भरी गोलियां नकली हैं। गुल्लू ने बौखलाकर अपने रिवॉल्वर की तरफ देखा। असली गोलियां इसमें हैं। कहने के साथ जैकी ने अपने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। और तुम मेरे निशाने पर हो। मेरे लफ्ज़ों पर गौर नहीं किया तुमने। पहले ही कहा था, कच्चा हाथ नहीं डाला मैंने। जानता था पूरी तरह फंस जाने के बाद आखिरी कत्ल करने की कोशिश करोगे, मगर अफसोस, मैं तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां बदल चुका हूँ। ये झूठ है, बकवास है। कहने के साथ बौखलाए हुए गुल्लू ने अंधाधुंध ट्रिगर दबाना शुरू किया। धाएँ 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 धाएँ। 4 धमाके हुए। निशाना जैकी था। ठहाका लगा कर हंसा वह। बोला, नकली गोलियां भी खत्म। बुरी तरह हड़बड़ा गया गुल्लू। झुंझलाकर जैकी पर रिवॉल्वर खींच मारा। जैकी ने फुर्ती से खुद को बचाया। गुल्लू पलटकर अपनी कोठरी की तरफ भागा। कोई गोली नहीं चलाएगा। चीखता हुआ जैकी उसके पीछे लपका। गुल्लू तेजी से भागा चला जा रहा था। जैकी उसका पीछा करता चिल्लाया, रुक जाओ गुल्लू, भागने की कोशिश बेकार है। मगर गुल्लू पर तो मानो जुनून सवार था। एक नहीं सुनी उसने। लगातार पीछा कर रहे जैकी ने अनेक चेतावनियां दी। और फिर गुल्लू ने अपनी कोठरी के नज़दीक खड़े पुलिसे के जबड़े पर अप्रत्याशित ढंग से घूंसे का प्रहार किया। सिपाही चीख के साथ दूर जा गिरा। गुल्लू ने झपट कर उसकी राइफल उठाई। पलट कर उसका रुख जैकी की तरफ करना ही चाहता था कि धाएं। जैकी का रिवॉल्वर गड़ जा। गुल्लू के हलक से चीख निकली। गोली उसका सीना चीरती निकल गई। राइफल हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। लहूलुहान हुआ वह कई बोतल पी गए शराबी की माने लड़खड़ाता चीखा, ये क्या किया इंस्पेक्टर साहब, ये क्या किया आपने। जैकी बुरी तरह चौंका। चौंक कर अपने रिवॉल्वर की तरफ देखा। उधर गुल्लू ज़मीन पर गिर पड़ा। गुल्लू, चीखता हुआ जैकी उसकी तरफ लपका। हम सब उसकी तरफ। जैकी पागलों की मानिंद गुल्लू की लाश को झंझोड़ता हुआ चीख रहा था। गुल्लू, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो। नहीं, तुम नहीं मर सकते। कैसे मर सकते हो तुम? मेरे रिवॉल्वर में नकली गोलियां थी। उठो गुल्लू, उठो। उसके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी हैरान रह गए। मतलब नहीं समझ पाया उनका। जैकी मानो पागल हो चुका था। गुल्लू की लाश को झंझोड़ता हुआ बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। विभा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, यह क्या पागलपन है जैकी, होश में आओ। गुल्लू मर चुका है। कैसे मर गया? ये कैसे मर गया विभा जी? जैकी दहाड़ा। मेरे रिवॉल्वर में नकली गोलियां थी। अच्छा हुआ मर गया कमबख्त। एरिक कह उठा, बहुत हत्याएं की इसने। नहीं। जैकी एक झटके से खड़ा होता हुआ अर्ध विक्षिप्त अंदाज में दहाड़ा, यह हत्यारा नहीं था। ये तो हत्यारे को पकड़ने के लिए साथ दे रहा था मेरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे मर गया। जैकी, मैं चीख पड़ा, पागल तो नहीं होगा तुम? तुमने खुद उसके खिलाफ ढेर सारे सबूत पेश किए। गुल्लू ने कबूल किया वह हत्यारा, इसके बावजूद तुम। वह झूठ था। सारे सबूत झूठे हैं। स्टाफ रूम से कोई बटन नहीं मिला मुझे। ओवरकोट, पैंट, हेलमेट, एक भी चीज़ हत्यारे की नहीं है। जहर की शीशी, फास्फोरस, कलम, धागा, लेटर तक नकली है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बक रहे हो। सब नकली है तो तुमने हम सबके सामने गुल्लू का हत्यारा क्यों साबित किया? और फिर गुल्लू ने खुद का हत्यारा क्यों कबूला? मेरे कहने पर। वो सब हमारी चाल थी, मेरी और गुल्लू की। गुल्लू बेचारा तो इस खेल के लिए तैयार भी नहीं था। मैंने ही समझा बुझाकर तैयार किया। कैसी चाल? क्या खेल खेल रहे थे तुम? मैंने गुल्लू से कहा था, नकली सबूतों के बेस पर मैं तुम्हें सबके सामने हत्यारा साबित करूंगा। एक हद के बाद तुम रिवॉल्वर निकालकर खुद को हत्यारा कबूल करोगे। मुझ पर गोलियां चलाओगे। वे नकली होंगी। मैं कहूँगा कि उन्हें मैंने चेंज किया है। वो सब नाटक था, हमारा मिला जुला खेल। गुल्लू का भागने की कोशिश करना, पुलिस वाले से राइफल छीनकर मुझ पर तानना और मेरा उस पर गोली चलाना। गुल्लू के रिवॉल्वर की तरह अपने रिवॉल्वर में भी मैंने नकली गोलियां भरी थी। इसलिए सब पुलिस वालों को हिदायत दी थी कि कोई गुल्लू पर गोली नहीं चलाएगा। तुम सबको दिखाने के लिए उस पर मुझे नकली गोलियां चलानी थी। गुल्लू को मरने का नाटक करना था। इसके कपड़ों के नीचे बकरे के खून से भरे गुब्बारे छुपे थे। कहने के साथ जैकी पागलों की माने गुल्लू की लाश पर झपटा। उसके पेट और कमीज़ के बीच से टटोल कर 2 फूटे हुए गुब्बारों के अवशेष निकालकर दिखाता चीखा, देखो देखो, ये फूट चुके। इनमें भरा बकरे का खून गुल्लू के अपने खून के साथ बह रहा है। प्लान के मुताबिक मुझे गुल्लू पर नकली गोलियां चलानी थी। गुब्बारा गुब्बारे फोड़ते हुए इसे मर जाने का नाटक करना था। सोचा था दूसरे लोगों की तरह इसे हत्यारा भी मर चुका समझेगा, जबकि असल में यह अंडरग्राउंड रहकर हत्यारे की खोज करेगा। मुझे अपने इस प्लान से कामयाबी मिलने की उम्मीद थी। फिर तुम्हारे रिवॉल्वर में असली गोलियां कहाँ से आ गई? विभा ने पूछा। मर कैसे गया गुल्लू? यही तो। मैं तो तब चौंका जब खून का फव्वारा गुल्लू के पेट की जगह सीने से उछला। सचमुच की गोली लगी थी वहाँ। यह देखकर मेरे होश उड़ गए।
मुझे मारो, गिरफ्तार कर लो बेबा जी। बाकी लोगों का हत्यारा चाहे जो हो, मगर गुल्लू का हत्यारा मैं हूँ। मैंने मारा इसे, इन हाथों से, इस रिवॉल्वर से। आप सबके सामने गुल्लू की हत्या की है मैंने। मेरी बेवकूफ़ी भरी चाल की भेंट चढ़ गया ये। नहीं, नहीं, इस गुनाह की सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। कहने के साथ जुनूनी अवस्था में उसने रिवॉल्वर वाला हाथ कनपट्टी की तरफ बढ़ाया। मैंने झपट कर रिवॉल्वर चीखा, ये क्या पागलपन है जैकी? मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ। गुल्लू की लाश के नज़दीक घुटनों के बल गिरकर वह बार बार अपने हाथों से माथा पीटता कहता चला गया, गुल्लू की हत्या मैंने की है, मुझे मार डालो। दिल को दहला देने वाला रोदन था उसका। सब हकबकाए से खड़े थे। हा 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 हा। एकाएक वातावरण में किसी के जोर जोर से ठहाके लगाने की आवाज़ गूंजी। सब ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। रोना भूलकर जैकी ने भी चेहरा ऊपर उठा लिया था। हंसने वाला नज़र नहीं आया। भीड़ में से कोई नहीं था वहाँ। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ठहाकों की आवाज़ गूंजी। देखा इंस्पेक्टर, देखा, इसे कहते हैं चमत्कार। अपने अगले शिकार की हत्या मैंने तेरे हाथों से करा दी, सबके सामने करा दी। और करना क्या पड़ा मुझे? सिर्फ तेरे रिवॉल्वर से छेड़छाड़। उसमें तेरे द्वारा डाली गई नकली गोलियां निकाल कर असली गोलियां डालना कितना आसान था। मुझे पकड़ने के लिए साजिश रचने वाला था। मुझे पकड़ने के लिए गुल्लू को मृत घोषित करके उसे मेरी खोज में लगाना चाहता था। चाल तो अच्छी सोची तूने। आदमी खुद को जिंदा लोगों की नज़रों से छुपाने का प्रयत्न करता है, मरे हुए लोगों की नज़रों से नहीं। तेरी चाल कामयाब हो जाती तो मुमकिन है गुल्लू के हाथ मेरी नकाब तक पहुंच जाते, मगर देख, वो बेचारा तो खुद मरा पड़ा है। सचमुच मर गया वो। सनसनी फैल गई चारों तरफ। आवाज़ गुल्लू की कोठरी से आ रही थी। क्षणिक अंतराल के बाद पुनः कहा गया, 8 हत्याएं कर चुका हूँ, अब केवल 9वां हरामज़ादा बाकी है, मेरा आखिरी शिकार। दावा इंस्पेक्टर, और तुम भी सुनो विभा जिंदल, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। उसका भी वही हश्र होगा जो आठों का हुआ। तुम सबकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दूंगा मैं उसे। हा हा हा। आवाज़ पुनः ठहाकों में तब्दील हो गई। विभा रिवॉल्वर निकालकर गुल्लू की कोठरी की तरफ लपकी। जैकी मेरे हाथ से रिवॉल्वर छीनकर उस तरफ दौड़ा। मैंने उसके पीछे जंप लगाई। मेरे पीछे पूरी भीड़ थी। ठहाकों की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। गुल्लू की कोठरी में कदम रखते ही मैंने देखा, विभा और जैकी पहले से जाम हुए खड़े थे। नजरें एक स्टूल पर रखे ऑन टेप रिकॉर्डर पर स्थिर थी। अपनी चक्रियों पर घूमता टेप साफ नजर आ रहा था। ठहाकों की आवाज़ उसी से निकल रही थी। धाएं धाएं। उत्तेजना की ज़्यादती के कारण काँप रहे जैकी ने 2 बार ट्रिगर दबाया। ठहाकों की आवाज़ शांत। टेप रिकॉर्डर खील खील होकर कोठरी में बिखर गया। अगला दृश्य, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब। विभा जी, वो मुझे मार डालेगा, बचा लो मुझे। जैकी और विभा के कदमों में गिरकर एरिक जब बार बार ये कहने लगा तो सब दंग रह गए। जाने क्यों मेरे मन में उसके लिए घृणा का भाव उभरा। शायद ये सोचकर कि वह सत्या का हत्यारा था। क्या हुआ? जैकी उसके कंधे पकड़कर ऊपर उठाता बोला, आपको अचानक क्या हुआ एरिक सर? मेरे साथ सारे साथी मारे गए। बुरी तरह डरा हुआ वह कहता चला गया। अब मुझे यकीन हो गया, हत्यारे का अगला शिकार मैं हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा मुझे भी। परंतु मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता। गिरफ्तार कर लो मुझे, हथकड़ियाँ पहना दो, कारागार भेज दो। मगर क्यों? तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं हम? मैंने सत्या की हत्या की है। मैं मैं प्रश्न पत्र प्रकाशित कराता था। मैं और मेरे साथी चंद्रमोहन, हिमानी, अल्लाह रखा, ललिता, लविंद्र, एकता, नगेंद्र और गुल्लू मेरे साथ थे। हम सब प्रश्न पत्र प्रकाशित करते थे। सत्या ने यह रहस्य जान लिया। हमने उसे हिस्सा देकर अपने में मिलाना चाहा, पर वो नहीं मानी। हम सब ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर कोई एक एक करके हम सबको मारने लगा। सब मर गए, केवल मैं बचा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। गिरफ्तार कर लो मुझे। भले ही सूली पर लटका देना, मगर हत्यारे के हवाले मत करना। वो मुझे। तो तुम हो सत्या मैडम के हत्यारे। एरिक का सेंटेंस पूरा होने से पहले राजेश दहाड़ उठा। तुमने मारा था हमारी सत्या मैडम को। अरे हत्यारा क्या मारेगा तुझे? हम ही बोटी बोटी नोच डालेंगे। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? मारो मारो, मार डालो इसे। चारों तरफ से आवाज़ें आईं। सभी स्टूडेंट उत्तेजित हो उठे थे। जैकी माहौल को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि राजेश ने बाज की तरह झपट कर एरिक को उनके हाथों से छीन लिया। खींचकर स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच में ले गया उसे। फिर क्या था? हर एक की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था, मारो मारो। स्टूडेंट्स टिड्डी दल की तरह उस पर टूट पड़े। एरिक की चीखें गूंजने लगी। जिस्म पर पूरी बेरहमी से लात, घूंसे और ठोकरें पड़ रही थीं। जुनूनी स्टूडेंट्स की भीड़ से पूरी तरह घिर चुका था एरिक। जैकी को जब लगा वे लोग उसे लात घूंसों से ही मार डालेंगे तो रिवॉल्वर का रुख आकाश की तरफ करके फायर किया। स्टूडेंट्स चौंके।
पलट कर उसकी तरफ देखा। छोड़ दो उसे, जैकी गर्जा। हरगिज़ नहीं, राजेश दहाड़ा। हम इसे अपने हाथों से सज़ा देंगे। पागलपन मत करो राजेश। मैं कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। कहाँ का कानून इंस्पेक्टर, कौन सा कानून? राजेश पर जुनून सवार था। उस वक्त कहाँ था तुम्हारा कानून जब इस हरामजादे ने हमारी सत्या मैडम को मारा? हम किसी कानून को नहीं जानते। अपने हाथों से सज़ा देंगे इसे। रुक क्यों गए दोस्तों? मारो साले को। इंस्पेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टूडेंट्स ने पुनः एरिक पर लपकना चाहा। खबरदार। जैकी उनकी तरह लपकता गरजा। आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। स्टूडेंट ठिठक गए। रिवॉल्वर हाथ में लिए जैकी ने राजेश के नज़दीक से गुजरना चाहा था कि राजेश ने ऐसी हरकत की जिसकी स्वप्न तक में किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिजली किसी गति से उसका घूसा जैकी के चेहरे पर पड़ा। जैकी के हलफ से चीख निकली। राजेश ने झपट कर उसका रिवॉल्वर कब्जाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रिवॉल्वर की नाल एरिक की कनपटी से सटाता गुर्राया वह। किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं से यहीं इसी वक्त गोली मार दूंगा। ये क्या पागलपन है राजेश? जैकी चकित स्वर में क्या उठा। छोड़ दो उसे। जिसे कानून खुद फांसी पर लटकाने वाला है, उसके खून से तुम अपने हाथ क्यों रंगते हो? जिस पर जुनून सवार हो, भला उसकी समझ में ऐसी बातें कहाँ आती हैं? चेहरे पर गम लिए उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा इंस्पेक्टर, मगर ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कानून का नहीं, हमारा, हम सबका शिकार है। क्यों दोस्तों, खामोश क्यों खड़े हो? तुमने ठीक कहा राजेश। रणवीर क्या उठा। सत्या मैडम के हत्यारों का हमारे अलावा कोई सज़ा नहीं दे सकता। चले आओ मेरे साथ, चले आओ मेरे साथ। कहने के साथ राजेश ने एरिक को पुलिस जीप की तरफ घसीटा। उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। एरिक हलाल होते बकरे की तरह मिमिया रहा था। बचाओ बचाओ। जैकी बौखलाकर विभा की तरफ घूमा। बोला, कुछ कीजिए विभा जी, रोकिए उन्हें। बगैर उनका खून बहाए इस वक्त उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और एक हत्यारे के लिए उनका खून बहाना किसी नज़रिए से ठीक नहीं होगा। अपने पुलिस वालों से कहो कोई उन पर गोली न चलाए। वे मरने को तैयार हैं। मर जाएंगे मगर एरिक को नहीं छोड़ेंगे। मैं विभा से सहमत था। जैकी भी सहमत हुआ। तभी तो उसने चीख कर किसी को स्टूडेंट्स पर गोली न चलाने का हुक्म दिया। चीखते चिल्लाते और बचाओ बचाओ की गुहार करते एरिक को घसीट कर वे जीप तक ले गए। जैकी ने पुनः पलट कर विभा से कहा, जो हो रहा है वो भी तो ठीक नहीं है विभा जी। उन्होंने एरिक को मार डाला तो कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। बड़ी गहरी मुस्कान उभरी थी विभा के होठ पर। बोली, वे उसे नहीं मार सकेंगे। क्या मतलब? जैकी बुरी तरह चौंका। मैं जानती हूँ, हत्यारा उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। कहना क्या चाहती हैं आप? विभा के जवाब देने से पहले जीप स्टार्ट होने की आवाज़ उभरी। मैंने और जैकी ने चौंक कर उधर देखा। एरिक को लिए जीप गोली की तरह गेट की तरफ लपकी। जैकी आंधी तूफान की तरह दूसरी जीप की तरफ दौड़ा। तब तक पहली जीप गेट पार करके कॉलेज से बाहर निकल चुकी थी। जैकी की जीप उसके पीछे लपकी। कम ऑन। मेरा हाथ पकड़कर विभा गेट के नज़दीक खड़ी अपनी रॉयल्स रॉयल की तरफ बढ़ी। हम दोनों फुर्ती से पिछली सीट पर बैठे। शोफर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गेट पार करने के बाद वह गाड़ी को बाईं तरफ वाली सड़क पर मोड़ना चाहता था कि विभा ने कहा, दाईं तरफ चलो। मैंने जल्दी से कहा, वे बाईं तरफ गए। जाने दो, हम उनके पीछे नहीं जा रहे। हकला उठा मैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हत्यारे की एक और करतूत दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। मुझसे कहने के बाद विभा ने शोफर को हुक्म दिया, वहाँ चलो जहाँ वह। मेरी खोपड़ी अंतरिक्ष में तैर गई। समझ ना सका खेल क्या खेल रही थी महामाया। अगला अगला दृश्य। रॉल्स रॉयल पल्लवपुरम में दाखिल हुई। मेरा दिल रबर की गेंद की मानंद उछलने लगा। उस वक्त तो मानो धड़कन ही रुक गई जब रॉल्स रॉयल ठीक उस मकान के सामने रुकी जिससे विवा ने मुझे बरामद किया था। मुंह से बेसाख्ता निकला, यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? सारे रहस्यों से पर्दा उठाने। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती बोली, आओ। धाड़ धाड़ करके बज रहे अपने दिल को मैं भरपूर कोशिश के बावजूद न रोक सका। 36/2 का मुख्य द्वार ज्यों का त्यों टूटा पड़ा था। शोफर को अपने साथ आने का इशारा करके वह मकान में दाखिल हो गई। ये वही कमरा था जहाँ से उसने मुझे बरामद किया था। इस वक्त वह बिल्कुल खाली था। पलंग तक नहीं था वहाँ। इस और अंदर वाले कमरे के बीच के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। विभा के इशारे पर शोफर ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली और थोड़ी सी कोशिश के बाद खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही मुझे ठिठक जाना पड़ा। लोकेश फोल्डिंग पलंग के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। मुंह पर टेप लगा था। हमें देखते ही उसकी आंखों में याचना उभर आई। विभा ने आगे बढ़कर उसके मुंह से टेप हटा दिया। मुंह के अंदर ढेर सारी रुई ठुसी हुई थी। वह कसमसाया। बोलने की कोशिश में मुंह से गूं गूं की आवाज़ निकली। विभा ने उसके मुंह से रुई निकाल ली। बोलने लायक होते ही उसने कहा, मुझे खोलिए विभा जी। पहले बताओ तुम्हें यहाँ कौन लाया? बता तो चुका हूँ आपके शोफर को। फिर एक बार बताओ। विभा ने मेरी तरफ इशारा किया। इसके सामने। मैं उसे पहचान नहीं सका। उसने हेलमेट, दस्ताने, ओवरकोट, पैंट और जूते पहन रखे थे। शुरू से बताओ क्या हुआ था।
ललिता की मौत के बाद प्रिंसिपल साहब के बंगले तक मैं आपके साथ ही था। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में पहरे पर रहा। सुबह के वक्त थोड़ा आराम करने अपने कमरे में पहुंचा। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। आँख खुली तो खुद को यहाँ इस हालत में पाया। जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ हेलमेट वाला खड़ा था। उसे देखते ही तिरकम तिरपन काँप गए मेरे। तब तक अच्छी तरह प्रचारित हो चुका था कि हत्यारा हेलमेट वाला है। यह सोचकर होश उड़ गए कि अब शायद मेरा नंबर है। बड़ी मुश्किल से पूछ सका मैं, आप हम लोगों की हत्याएं क्यों कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका?" उसने कहा, "डरो नहीं लोकेश, मैंने तुम्हें मारने के लिए अगवा नहीं किया। मारना होता तो यहाँ क्यों लाता? दूसरों की तरह कॉलेज में ही मार डालता। मगर एक भी बेगुनाह को मारना तो दूर, खरोंच तक नहीं पहुँचाना चाहता। मैं सिर्फ उन्हें मारूंगा जो पैदा ही मेरे हाथ से मरने के लिए हुए हैं।" मैंने पूछा, "फिर मुझे अगवा क्यों किया?" उसने कहा, "क्योंकि तुम्हारी कद काठी लविंद्र से मिलती है और मेरा अगला शिकार वही है। विभा जिंदल ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। लगता है मैंने नया खेल नहीं खेला तो वो मुझे पहचान जाएगी। खेल ये होगा, मैं लवेंद्र को इस तरह मारूंगा कि उसकी लाश पहचानी ना जा सके। तुम सारे कॉलेज को गायब मिलोगे। मैं जानता हूँ विभा जिंदल इतनी ब्रिलियंट है। उसके दिमाग में फ़ौरन ये बात आएगी कि लाश लविंद्र की जगह लोकेश की हो सकती है। उसका दिमाग लविंद्र पर अटक जाएगा। जितना सोचेगी लविंद्र उसे उतना ही हत्यारा नजर आएगा। एक ही कहानी बनेगी उसके दिमाग में, यह कि लविंद्र ने खुद को सबके शक के दायरे से बाहर रखने की खातिर लोकेश को अपनी लाश दर्शाया। बस यही मेरा उद्देश्य है। खुद से ध्यान हटाने के लिए मैं विभा जिंदल को लविंद्र में अटकाना चाहता हूँ। इसका मतलब जैकी और विभा जी सही ताड़े। मैंने कहा, खुद को बचाए रखने के लिए तुम्हारी टेंडेंसी दूसरों को शक के दायरे में फंसाए रखना। तभी तो कहा दोस्त, विभा जिंदल ज़रूरत से ज़्यादा ब्रिलियंट है। वो कहता चला गया, मुझे डर है कहीं वह मुझे मेरा मकसद पूरा होने से पहले न दबोच ले। किसी चाल में नहीं फंसती वो। यहाँ तक कि जो चाल बंसल की तिजोरी में सत्या का काट रख कर चली थी उसे भी समझ गई। मगर इस चाल में ज़रूर फंसेगी। यकीनन लविंद्र की मौत को नकली मानेगी। तुम ये सब कर क्यों रहे हो? मैंने पूछा। मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया उसने। मेरे हलक में रुई ठूसी, मुंह पर टेप लगाया और चला गया। उसके बाद दोपहर के वक्त फिर आया। मेरे लिए खाना लाया था। मुझे खोला, रिवॉल्वर की नोक पर खिलाया और पुनः इसी तरह बांध कर चला गया। इस मुलाकात में उसने बताया वह लविंद्र सर की हत्या कर चुका है। उसके जाने के मुश्किल से 15 मिनट बाद आपका ये शोफर आया। मेरे मुंह से टेप और हलक से रुई निकाल कर बयान लिया। वही सच बताने के लिए बाद मैंने इससे खुद को खोलने की रिक्वेस्ट की, जो अब बताया। मगर एक भी लफ्ज़ बोले बगैर इसने मेरा मुंह बंद किया और हेलमेट वाले की तरह कमरे का ताला लगाकर चला गया। मैंने हैरान होकर शोफर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे हुक्म के बगैर ये लोकेश को आज़ाद नहीं कर सकता था, विभा ने कहा। मगर तुमने लोकेश को यहाँ से निकलवाया क्यों नहीं, ताकि हत्यारे के इरादों पर पानी न फिरे? मतलब? वह खुली किताब की तरह मेरे सामने आ चुका था। कौन है वो? मैंने धड़कते दिल से पूछा। विभा ने कहा, मैं। विभा ने कहा, मैं। तो तुम? चीख निकल गई मेरे हलक से। ये क्या कह रही हो विभा? आकर्षक मुस्कान के साथ विभा ने, मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। क्या तुम उसे सहयोग देना नहीं कहोगे? ज़रूर कहूँगा। और मुजरिम हत्यारे को सहयोग देने वाला भी होता है। मगर क्यों? क्यों विभा? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मरे वे इसी लायक थे। जो मर रहे थे वे मरने ही चाहिए थे। कहते हुए विभा के जबड़े बिछ गए। उसके दूध से गोरे मुखड़े पर आग ही आग नजर आने लगी। पूरी कठोरता के साथ वह कहती चली गई, मेरी सहानुभूति मरने वालों के साथ नहीं, हत्यारे के साथ थी वेद। पेपर आउट करके छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहे थे वे। बेगुनाह, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरह बेगुनाह सत्या को मार डाला उन्होंने। ऐसे वहशी दरिंदों की वही सजा है जो उन्हें मिली। क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने खुद अपने पति के एक एक हत्यारे को चुन चुन कर मारा था। फिर इस केस के हत्यारे को कैसे गलत कह सकती थी? उसने अपनी सत्या के हत्यारों को सज़ा दी है। इस तरह के लोगों को हत्यारा कहा जाने लगा तो राम भी रावण और उसके सारे परिवार के हत्यारे कहलाएंगे। नहीं, ये हत्याएं नहीं थी, ये इंसाफ था। वह इंसाफ जो किसी के दिल से दिल की आवाज़ बनकर निकलता है। इसे तुम चाहे जो कहो, मगर मैं ये कहूँगी, मैंने इंसाफ होने दिया। मैं तुम्हें पहली बार जज्बातों की आंधी में उड़ती देख रहा हूँ विभा। आखिर कानून भी तो कोई चीज़ है। माना उन्होंने जुर्म किया था, कानून के हवाले भी तो किया जा सकता था उन्हें। अगर मैं चंद्रमोहन का कत्ल होने से पहले मेरठ आ जाती तो ज़रूर ऐसा करती। मतलब? चंद्रमोहन के मर्डर के साथ हमारा अपना काम शुरू हो कर हत्यारा अपना काम शुरू कर चुका था। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले हिमानी भी मर गई। अल्लाह रखा और ललिता के मर्डर के बाद मैंने हत्यारे को पहचाना। वह वजह जानी जिसके कारण वह हत्याएं कर रहा था। लवेंद्र की हत्या को भी मैं चाहती तो नहीं रोक सकती थी। बाकी बचे एकता, नगेंद्र, गुल्लू और एरिक।
इन चारों की हत्या से पहले मैं हत्यारे को ज़रूर गिरफ्तार कर सकती थी, मगर नहीं किया। दो कारण थे। पहला, मैं दिल से मानती थी हत्यारा ठीक कर रहा है। दूसरा, उस स्पॉट पर हत्यारे को पकड़ने से लाभ क्या था? उसे चंद्रमोहन, हिमानी, अल्लाह रखा, ललिता और लविंद्र की हत्याओं के इल्ज़ाम में फांसी होती और एकता, नगेंद्र, गुल्लू तथा एरिक को सत्या की हत्या के जुर्म में। मरना उन सभी को था, तो सोचा हत्यारे को अगर फांसी होनी है तो उन सबको मारने के बाद क्यों ना हो, जो कानून के हिसाब से भी मौत के हकदार है। वो है कौन में विभा? किसने बदल लिया सत्या की हत्या का? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। राजेश जुनूनी अवस्था में एरिक के बाल पकड़े उसे झंझोड़ता हुआ दहाड़ा। कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। राजेश, जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे रणवीर ने कहा। इंस्पेक्टर पीछा कर रहा है। करने दे, संजय ने कहा। तू तेज़ दौड़ा, आज ड्राइविंग देखनी है तेरी। रफ्तार पहले से ही 80 से ऊपर थी। रणवीर का पैर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता चला गया। जीप हवा से बातें करने लगी। पिछली जीप की रफ्तार भी उसी अनुपात में बढ़ गई थी। दोनों जीपें गढ़ रोड पर शहर से बाहर निकल चुकी थी। एरिक हलाल होते बकरे की तरह डकरा रहा था। गुस्से से पागल हुए जा रहे संजय ने अपने सिर की भरपूर टक्कर उसकी नाक पर मारी। एरिक फड़फड़ा उठा। नाक से खून का फव्वारा छूट पड़ा। कमीने कुत्ते, असलम दहाड़ा। हमें पहले पता लग जाता तुमने सत्या मैडम की हत्या की है तो किसी को तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ही तुम्हारे जिस्मों के चीथड़े करके चील कौवों के सामने डाल देते। तभी जीप जोर से उछली। संजय ने कहा, क्या कर रहा है रणवीर? क्या करूं, सड़क में गड्ढे ही इतने। इंस्पेक्टर नज़दीक आता जा रहा है। शेखर ने पिछली जीप पर नजरें गड़ाए कहा। एरिक को मार डाल राजेश। इंस्पेक्टर नज़दीक आ गया तो बचा लेगा इसे। गोली मार दे साले को। नहीं, इतनी आसान और सीधी सादी मौत नहीं मरेगा ये, राजेश ने कहा। इसकी मौत भी कुछ वैसी ही नई टेक्निक लिए होगी जैसे इसके साथी मरे। क्या करना चाहता है? संजय ने पूछा। सब अपनी अपनी कमीज़ उतारो। राजेश मानो पागल हो चुका था। हम इसे बांधकर जीप के पिछले कुंदे में लटका देंगे। इंस्पेक्टर के देखते देखते सड़क पर घिसटता हुआ मर जाएगा साला। उनका भयानक इरादा सुनकर एरिक के छक्के छूट गए। तिरपन काम गए। बार बार ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मगर सुनने का होश कैसे था? शेखर ने कहा। इंस्पेक्टर और नज़दीक आ गया है। तू कमीज़ उतार, राजेश बोला। रणवीर के अलावा सबने पल भर में कमीज़ें उतार दी। राजेश ने एक कमीज़ का सिरा एरिक की दोनों कलाइयाँ जोड़कर उसमें बांधा। संजय ने बाकी कमीज़ों में गांठ लगाकर रस्सी बना दी। उधर दांतों पर दांत जमाए जैकी अपनी जीप की रफ्तार बढ़ाए चला जा रहा था। देखते ही देखते उसका बोनट अगली जीप के पिछले भाग से टच करने लगा। शेखर चिल्लाया, तेज चला रणवीर। राजेश एरिक को सड़क पर लटकाने की प्रक्रिया में जुटा। संजय ने कहा, रिवॉल्वर दे, मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर को। राजेश ने रिवॉल्वर उसे दिया। संजय पिछली जीप पर फायर करने के लिए उसे संभाल ही रहा था कि दोनों जीपें धाड़ से टकराईं। स्टूडेंट्स की जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। फिजा में अनेक चीखें गूंजी। हवा में उछलने के बाद जीप ढलान पर गिरी और लुढ़कती चली गई। जैकी ने जोर से ब्रेक लगाकर अपनी जीप सड़क पर रोकी। कूद कर ढलान की तरफ भागा। उधर जीप जब ढलान तय करने के बाद खेत में रुकी तो उल्टी खड़ी थी। छत ज़मीन पर, पहिए हवा में। एरिक के अलावा राजेश, रणवीर, संजय, शेखर और असलम आदि सभी जख्मी हो चुके थे। इसके बावजूद न केवल बाहर निकले बल्कि बंधे हुए एरिक को भी घसीट कर निकाला। तब तक दौड़ता हुआ जैकी उनके नज़दीक पहुंच चुका था। राजेश ने झपट कर जीप के नज़दीक पड़ा रिवॉल्वर उठाया। रणवीर, संजय और शेखर आदि उन्हें अपने पीछे लेकर जैकी के सामने अड़ गए। एरिक चीखने वाली मशीन की मानिंद चीख रहा था। राजेश रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से सटाता चीखा, आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, मैं इसे गोली मार दूंगा। टिटकते हुए जैकी ने कहा, नहीं राजेश, तुम ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। करना तो नहीं चाहता इंस्पेक्टर, लेकिन तुमने मजबूर किया तो करनी पड़ेगी। और बीच में खड़े हैं हम, रणवीर गुर्राया। हिम्मत है तो आगे बढ़ो इंस्पेक्टर। सत्या मैडम की कसम, हमें पार करके राजेश तक नहीं पहुंच सकते तुम। ये हमारा शिकार है। हमारी सत्या मैडम का खून किया हरामजादे ने। संजय कहता चला गया। तुम जाओ यहाँ से, बाद में आकर लाश उठा लेना। नहीं संजय, ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता मैं। पगलाया सा जैकी कह उठा। जिस शख्स ने कानून के रक्षक होने के बावजूद इन दरिंदों को कानून के हवाले नहीं किया, वह तुम्हारे हवाले करके कैसे जा सकता है? इनकी बोटी बोटी नोचने का हक केवल मुझे, केवल मुझे। सत्या मेरी जान थी, मेरी ज़िंदगी थी, मेरी होने वाली पत्नी थी वो, और इन राक्षसों ने उसे मार डाला। बोलो, अब बोलो, इसकी बोटियां नोचने का हक किसे है? एरिक सहित सभी अवाक रह गए। राजेश कह उठा, ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? तुमसे मोहब्बत करती थी सत्या मैडम? हाँ राजेश, जाने कितने सतरंगी सपने देखे थे दोनों ने मिलकर। हमारा घर होगा, बच्चे होंगे, खुशियों से भर जाएगी हमारी ज़िंदगी। मगर इन कमीनों ने एक ही क्षण में सारे सपनों की धज्जियाँ उड़ा दी। इसलिए भी मैंने खुद एक एक को चुन चुन कर मारा। अब एरिक बचा है, और बचा है ये चाकू।
जुनूनी अवस्था में कहने के साथ जैकी ने जेब से चाकू निकालकर खोला। कहा, पहचानो इसे, यह वही चाकू है जिससे इसने मेरे रंगीन सपनों का खून किया। ये चाकू इसके खून का प्यासा है। राजेश, क्या अब भी तुम इसे मेरे हवाले नहीं करोगे? राजेश, रणवीर, संजय, शेखर और असलम ने एक दूसरे की तरफ देखा। एरिक की गिग्गी बन चुकी थी। रो रो कर खुद को उसके हवाले ना करने के लिए कहने लगा वह। जज्बातों की आंधी में घिरा जैकी कहता चला गया, इस केस के दरमियान मैंने कदम कदम पर महसूस किया और इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तुम सत्या को कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे उससे, कितना प्यार करते थे उससे। इसका एक ही कारण है, वो भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी। तुम्हारे किसी नुकसान को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी सत्या। फिर भला मैं तुम्हें कैसे तबाह होने दे सकता हूँ? इसे तुमने अपने हाथों से मारा तो कानून तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा मेरे बच्चों। भविष्य बिगड़ जाएगा तुम्हारा। मेरी सज़ा मुकर्रर हो चुकी है। इसके कत्ल के बाद भी फांसी होगी, पहले भी फांसी। जिस सत्या को प्यार करते थे उसी सत्या की कसम है तुम्हें। अपना करियर तबाह मत करो। सत्या की आत्मा को दुख होगा। मेरे हवाले कर दो इसे। लो जैकी भैया लो। कहने के साथ राजेश ने एरिक को इतना तेज धक्का दिया कि बुरी तरह चीखता लड़खड़ाता वह जैकी के कदमों में जाकर गिरा। संजय दहाड़ा, हलाल कर दो हरामजादे को, बोटी बोटी नोच डालो, रणवीर ने कहा। असलम बोला, खुदा भी ऐसे जालिमों का यही अंजाम चाहता है। इसका खून सत्या मैडम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, शेखर बोला। जैकी के चेहरे पर तो पहले ही आग थी। अपने कदमों पर एरिक का कुर्ता पकड़कर उसे ऊपर उठाया। एरिक में मिया रहा था। जैकी के दांत भिसते चले गए। दाएं हाथ की मुट्ठी चाकू के फल में गड़ी जा रही थी। गुस्से और जुनून के कारण जैकी के जिस्म की हर नसें उभर आईं। आग में लपटे लफ्ज़ निकले उसके मुंह से, यही चाकू है ना वो, यही चाकू है ना जिससे तूने मेरी सत्या को मारा। सत्या का खून तक साफ नहीं किया मैंने इससे। उस दिन से इस दिन तक के लिए संभाल कर रखा था। तेरा अंत इसी से होना था एरिक। तेरा खेल इसी से खत्म होना है। कहने के साथ चाकू खच्च से एरिक के पेट में धंस गया। एरिक के हलक से चीख, जख्म से खून का फव्वारा उछला। उसके खून से लहूलुहान हो उठा जैकी, मगर रुका नहीं। दांतों पर दांत जमाए चाकू का फल बाहर खींचा। उसके बाद वातावरण में खच्च खच्च की आवाज़ें गूंजती चली गईं। मानो पागल हो गया था जैकी। बिजली से चलने वाले हाथ की तरह चल रहा था उसका हाथ। यहाँ तक कि एरिक के हलक से आवाज़ें निकलनी बंद हो गई। वह मर चुका था, मगर जैकी को होश कहाँ। लाश पर ही चाकू बरसाता रहा वह। अंततः राजेश आदि ने झपट कर पकड़ा। संजय ने झंझोड़ते हुए कहा, होश में आओ जैकी भैया, होश में आओ। एरिक मर चुका है। जैकी का हाथ जहाँ का तहाँ रुका। बाएं हाथ से फिसलकर लाश धम्म से ज़मीन पर गिरी। रणवीर ने हाथ बढ़ाकर जैकी से चाकू लेना चाहा। नहीं, चीखता हुआ जैकी पीछे हटा। इस चाकू का काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? मगर मतलब समझने का मौका किसी को नहीं मिला। जैकी के हाथ में दबे चाकू का समूचा फल पलक झपकते ही उसके अपने दिल में जा गड़ा। नहीं नहीं जैकी भैया। राजेश आदि घबरा कर उसकी तरफ लपके। चाकू अपना काम कर चुका था। जैकी के सीने में गड़ा रह गया वह। राजेश ने जैकी को ज़मीन पर गिरने से पहले लपका। टूटती सांसों के साथ जैकी ने कहा, लोकेश मोदीपुरम के मकान नंबर 36/2 में है। उसे वहाँ से निकाल लेना। जैकी भैया, रणवीर रो पड़ा। ये क्या किया तुमने? जो प्यार करता है वो अपनी मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता मेरे बच्चों। अपनी सत्या के पास जा रहा हूँ मैं। उसे तुम्हारे बारे में ज़रूर बताऊँगा। इन शब्दों के साथ जैकी की गर्दन लुढ़क गई। जैकी! मैं उछल पड़ा। जैकी हत्यारा है। वह किसी कीमत पर अपने आखिरी शिकार यानी एरिक को नहीं छोड़ेगा। जिस पर महामाया की कृपा हो गई, भला उसका मिशन कैसे अधूरा रह सकता है? सत्या ने कैंपस की ज़मीन पर जो कुछ लिखा वह बाकी सारे ज़माने के लिए भले ही पहेली थी, परंतु जैकी के लिए खुली किताब से कम नहीं था। लव लेटर्स में किसी का भी पूरा नाम लिखने की जगह नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखना उसकी प्रैक्टिस में था। घटनास्थल पर पहुंचते ही वह समझ गया कि सत्या के हत्या 9 लोगों ने की है और उनके नाम फला फला लेटर से शुरू होते हैं। उन लेटर्स के तो कॉलेज में अनेक लोग थे। इस समस्या को उसने चुटकी बजाकर हल कर लिया। कैसे? सबका शक चंद्रमोहन पर था। तलाशी के दरमियान उसके कमरे से चाकू मिला। साथ ही उसका नाम भी सी से शुरू होता था। जैकी उसे थाने ले गया। हवालात में चंद्रमोहन को सत्या द्वारा लिखे लेटर्स का सही सही मतलब बताया और कहा कि वह सभी हत्यारों के नाम का पहला लेटर जानता है। पहले तुम हो, क्योंकि सी फॉर चंद्रमोहन होता है। बात क्योंकि सच थी। सचमुच सत्या के हत्यारों के नाम उन्हीं लेटर से शुरू होते थे। अतः चंद्रमोहन को टूटते देर न लगी और वह तोते की तरह सारे नाम और किस्सा बताता चला गया। यानी पहले ही झटके में जैकी न केवल हत्यारों के नाम जान गया था, बल्कि ये भी जान गया कि सत्या की हत्या क्यों हुई। वह सब कुछ जान गया जो चंद्रमोहन जानता था। उसके बाद जैकी ने चंद्रमोहन से कहा,
अगर तुम सबूत के साथ बाकी 8 को पकड़वाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर कोर्ट से बरी करा सकता हूँ। चंद्रमोहन ने वही किया जो उन हालात में फंसा कोई भी शख्स करता। तैयार हो गया वो? तब जैकी ने कहा, तुम अपने साथियों को या किसी और को नहीं बताओगे कि तुम सरकारी गवाह बन चुके हो। तुम्हारा काम होगा सबूत हासिल करना, और सबूत मिलते ही स्टाफ रूम से मेरे मोबाइल पर फ़ोन करना। तुम्हारे थाने पहुंचने से पहले उन दोनों के बीच ये सेटिंग हो चुकी थी। उसके बाद जैकी ने तुम्हें दिखाने के लिए चंद्रमोहन को बेकसूर का परमिट देकर मुखबिर के रूप में कॉलेज पहुंचाया। रात के वक्त तुम घर आ गए, मगर जैकी का मकसद चंद्रमोहन की मदद से हत्यारों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनकी हत्या करना था। अतः बराबर उस पर नज़र रखी। बेवकूफ़ बने चंद्रमोहन ने खुद को बचाने की धुन में अपने साथियों को हकीकत नहीं बताई, बल्कि गुपचुप तरीके से हिमानी के कमरे में से सत्या के खून से सना पेपर हासिल किया। जैकी के निर्देश के मुताबिक स्टाफ रूम से उसे फ़ोन किया। जैकी ने वहीं उसकी हत्या कर दी। जब चंद्रमोहन इससे फ़ोन पर बात कर रहा था तो हत्यारा जैकी कैसे हो सकता है? मत भूलो, जैकी के मोबाइल पर बात कर रहा था वो। गुल्लू के बयान पर गौर करो। उसने हत्यारे को बड़बड़ाते हुए स्टाफ रूम की तरफ जाते देखा था। उसके एक हाथ में बल्लम था। जाहिर है मोबाइल पर चंद्रमोहन से बातें कर रहा था वह। दूर होने के कारण गुल्लू मोबाइल को नहीं देख सका। उसे केवल ये लगा कि वह बड़बड़ा रहा था। ओह! उस वक्त जैकी के एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे में बल्लम। बात करता करता वह चंद्रमोहन के सामने स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंचा। चंद्रमोहन चौंका। जैकी ने बल्लम खींच मारा। काम खत्म। तो क्या चंद्रमोहन ने अपनी जेब में चैलेंज चैलेंज लिखा कागज़ भी उसी के निर्देश पर लिखा था? नहीं, वह कागज़ चंद्रमोहन के मरने से पूर्व उसकी जेब में नहीं था। फिर असल में जैकी वह कागज़ चंद्रमोहन की हत्या करने के बाद उसकी जेब में रखना चाहता था, परंतु तत्काल गुल्लू के आने और शोर मचाने के कारण ऐसा न कर सका। वहाँ से फ़ौरन भागना पड़ा उसे। लेकिन तलाशी के दरमियान तो कागज़ निकला था। वे बाबा मुझसे मज़ा लेती बोली, वो तलाशी में नहीं निकला मेरा मुन्ना, बल्कि तुम्हें लल्लू बनाया था जैकी ने। चंद्रमोहन की लाश की जेब में हाथ डालने से पूर्व उसके हाथ में था, और फिर ठीक ऐसे उसकी जेब से निकाल कर दिखा दिया जैसे जादूगर झुर्रेट मुर्रेट करता है। इसका मतलब है चंद्रमोहन का लिखा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। तो किसने लिखा? जैकी ने। वह राइटिंग्स की नकल मारने में माहिर है। तुमने खुद कहा था ऐसा शख्स नंगी आंखों को धोखा देने में भले ही कामयाब हो जाए मगर एक्सपर्ट्स को धोखा नहीं दे सकता। जैकी ने कहा था। वह एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले चुका है। राइटिंग चंद्रमोहन की है। जैकी ने ही कहा था ना, मत भूलो वो हत्यारा है। यानी झूठ बोला था उसने। स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा क्या? ये झूठ उसने बोला क्यों? पहेली को उलझाने के लिए। बाकी हत्याओं को भी सत्या की हत्या की श्रृंखला दर्शाने के लिए। इसका मतलब सत्या के अलावा किसी मकतूल ने चैलेंज नहीं लिखा। जहाँ लिखा, मकतूल की राइटिंग की नकल मारकर जैकी ने लिखा। सत्या के साथ ललिता का नाम और जोड़ लो। चिन्नी के कारण वह वही करने के लिए मजबूर थी जो जैकी ने कहा। हिमानी की ड्रेसिंग टेबल पर भी उसी ने लिखा था। वह वो वक्त था जब हिमानी अपनी मौत से पूर्व कैंपस में लिपस्टिक चाट रही थी। याद करो, उस वक्त जैकी हमारे साथ नहीं था। थाने से कॉलेज की तरफ आ रहे थे हम। उसने हिमानी के कमरे में जाकर अपना काम किया। लौट कर थाने की तरफ जा रहा था कि मोबाइल पर हिमानी की मौत की खबर मिली। रास्ते ही में से पुनः कॉलेज की तरफ लौटा और गेट पर हमें मिला। बड़ा शातिर था जैकी। मर्डर भी वही कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन भी वही। अब हम अल्लाह रखा के नाइट गाउन पर लेके चैलेंज पर आते हैं। विभा ने कहा। वह तब लिखा गया जब अल्लाह रखा हवालात में था। सोचो, सब कुछ कितना आसान था जैकी के लिए। अल्लाह रखा की चाबी से ही उसके कमरे का लॉक खोलकर उसके कमरे में पहुंचा। माय गॉड! ललिता और लविंद्र की हत्या में ऐसा कुछ नहीं है जिसे जैकी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने की ज़रूरत हो। तुम समझ सकते हो एकता का मर्डर उसके लिए कितना आसान था। पहरे पर वही था। दूसरे पुलिस वालों को भनक दिए बगैर उसने खामोशी से हत्या कर दी। उसके बाद नगेंद्र को मारा। तुम्हें याद होगा, नगेंद्र को टंकी में उतरने के लिए उसी ने कहा था। हत्यारा कोई और होता तो भला कैसे जान सकता था? करंट युक्त पानी में कौन उतरेगा? नंबर क्योंकि नगेंद्र का था जैकी ने टंकी में उसी को उतारा। गुल्लू का मर्डर तो पट्टे ने सारे कॉलेज के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया। इसके बावजूद तुम जैसा धुरंधर राइटर नहीं ताड़ सका, तेरा वही है। उसने एक्टिंग ही ऐसी की। वाकई। विभा क्या उठी। अमिताभ तक को मात कर दिया जैकी ने। जो कुछ उसने गुल्लू को पढ़ाकर खुद उसी के मुंह से उसे हत्यारा कहलवाया, वो तो जैकी की करो जुबानी सुनी चुके हो। सबके सामने अपने शिकार की हत्या करने के बावजूद खुद को शक के दायरे से दूर रखने के लिए न सिर्फ लाजवाब एक्टिंग करके ये दर्शाया कि जाने किसने गोलियां बदल दी, बल्कि गुल्लू की कोठरी में रखा वह टेप भी पहले ही ऑन कर चुका था, जिससे आवाज़ ही सब कुछ होने के बाद निकलनी थी। उसके बाद तो सबको यकीन हो गया कि जैकी के हाथों गुल्लू की हत्या हत्यारे की साजिश के कारण हुई है। मगर तुम उस वक्त जैकी के हर पैतरे को समझ रही थी। वो तो पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन कब? मैंने पूछा। तुम्हें कब और कैसे पता लगा हत्यारा जैकी है? पहली हल होते ही मेरा ध्यान उस पर चला गया था। वजह? ललिता की हत्या तक मैं भी इसी भ्रम का शिकार थी कि हत्यारा वही है जिसने सत्या की हत्या की।
इस कारण हत्याओं की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। सत्या की हत्या का कारण पेपर नज़र आता था, परंतु बाकी हत्याओं का कारण किसी एंगल से पेपर नहीं बैठता था। ये तुम भी जानते हो। पहेली हल होते ही ये बात स्पष्ट हो गई कि बाकी हत्याएं सत्या की हत्या का रिवेंज है। अर्थात सत्या का पहला हत्यारा चंद्रमोहन था। अर्थात सत्या का पहला हत्यारा चंद्रमोहन था। वहीं मेरे दिमाग में ये खटका, अगर वह सत्या का हत्यारा था तो उस शख्स के सामने टूटा क्यों नहीं, जो हवालात में पत्थर तक को बोलने पर मजबूर कर देने का दावा करता था। मुझे लगा जैकी ने झूठ बोला है। यकीनन वह चंद्रमोहन को तोड़ने में कामयाब हो गया होगा। यदि ये अनुमान दुरुस्त है तो उसने चंद्रमोहन को बेकसूर का परमिट देकर छोड़ा क्यों? छुपाव का मतलब है मन में चोर होना। तभी मुझे जैकी की एक और बात याद आई। तुम भी याद करो, उसने तुमसे कहा था इस केस में अपने उपन्यास के लिए आपके हाथ भरपूर मसाला लगने वाला है। कहा था ना? हाँ, कहा तो था। किस बेस पर कहा उसने ऐसा? उस वक्त तक केवल सत्या की हत्या हुई थी। कोई कैसे दावा कर सकता था कि आगे का घटनाक्रम कुछ ऐसा चलने वाला है जिस पर उपन्यास लिखा जा सके? वाकई सोचने वाली बात है। सोचने वाली। इसी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। फिर एक और बात याद आई, उसे भी याद करो। जब जैकी तुम्हें हवालात में ले गया तो चंद्रमोहन ने कहा था, मुझे और मत मारना इंस्पेक्टर साहब, जो जानता था बता चुका हूँ, कह चुका हूँ, वही करूँगा जो आपने कहा। सोचो, क्या कहा था जैकी ने? जो तुम्हारे सामने कहा गया वह बाद में कहा गया था। उस वक्त कौन सी बात के लिए कह रहा था चंद्रमोहन? क्या बता चुका था वो? हमारे सामने वैसा कुछ नहीं आया। शायद सच्चाई यही है कि जैकी उससे हकीकत उगलवाने में कामयाब हो चुका था, मगर छुपा रहा था। क्यों? इस क्यों का जवाब हासिल करने के लिए, या यूं भी कह सकते हैं कि अपना शक दूर करने के लिए, मैंने जैकी को चेक करने का मन बनाया और चेक किया। बेशक। कब? पहेली हल होते ही हम कॉलेज पहुंचे। वहाँ लवेंद्र की हत्या हो चुकी थी। जैकी के खिलाफ उपरोक्त बातें मेरे जहन में बराबर खटक रही थी। यह बात मैंने जानबूझकर जैकी को बताई कि हम पहेली हल कर चुके हैं, ताकि अगर वह कातिल है तो अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस करे और खुद को शक के दायरे से दूर रखने का कोई गेम खेले। गेम खेलने का मौका देने के लिए ही मैंने उसे पहरे के लिए एसएसपी के पास जाने के लिए कहा और अपने शोफर को उसके पीछे लगा दिया। गोट बिल्कुल फिट बैठी। जैकी लोकेश का खाना लेकर सीधा यहाँ आया। बाहर वाले कमरे में उसने ओवरकोट हेलमेट आदि पहने। इस कमरे में आकर लोकेश को खाना खिलाया और पुनः बाहर वाले कमरे में कपड़े चेंज करके चला गया। उसके बाद शोफर ने लोकेश से बात की, वापस कॉलेज पहुंचा, रिपोर्ट दी। अब हत्यारा मेरे सामने बेनकाब था। दूसरी बातें तो मैं इतनी डिटेल में कैसे मालूम है? मैंने पूछा। जैसे जैकी ने मेरे थाने पहुंचने से पहले हवालात में चंद्रमोहन को कैसे तोड़ा या क्या कहा। हर कत्ले की डिटेल कैसे पता लग गई तुम्हें? दिक्कत केवल सिरा मिलने में होती है दोस्त। एक बार सिरा मिल जाए तो गुत्थियाँ खुद ब खुद सुलझती चली जाती हैं। शोफर की रिपोर्ट मिलते ही मैंने इसे जैकी के फ्लैट पर जाकर वहाँ की तलाशी लेने का हुक्म दिया। इसने वैसे ही किया और वहाँ से एक डायरी लाकर दी। डायरी? विभा ने शोफर को इशारा किया। शोफर ने अपनी जेब से डायरी निकालकर मुझे दी। विभा ने कहा, ये वो डायरी है जिसे पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। जैकी को रोकना या उसे पकड़ना अन्याय होगा। बहुत ही भावुक होकर यह डायरी लिखी है जैकी ने। पढ़ने से पता लगता है कि वह कितना टूट टूट कर सत्या से प्यार करता था और सत्या के बगैर कितना अधूरा रह गया वह। पढ़ते वक्त कई जगह आंसू आ जाएंगे तुम्हारी आंखों में। इसे पढ़ने के बाद ही जान सकोगे कि अपनी सत्या के हत्यारों से बदला लेने की कैसी आग थी उसके दिल में। अपने हर कार्य की, हर मर्डर की डिटेल लिखी है उसने। अपना पूरा प्लान उसने पहले ही दिन बना लिया था। साफ साफ लिखा है कि वह किसका मर्डर कैसे करेगा। मेरा ख्याल है केवल एरिक का मर्डर वह उस ढंग से नहीं कर सकेगा जैसा डायरी में लिखा है। शायद ये कल्पना वह भी नहीं कर पाया था कि एरिक का भेद खुलते ही स्टूडेंट्स पर वह प्रतिक्रिया होगी जो हुई। मगर मुझे यकीन है, जैसे भी हो, एरिक का कत्ल वो अपने हाथों से करेगा। और उसके बाद डायरी में लिखा है, एरिक को ख़त्म करने के बाद मैं अपनी सत्या से मिलने सितारों की दुनिया में चला जाऊंगा। यह डायरी लिखकर अपनी मेज़ की दराज में रखी इसलिए रहा हूँ ताकि मेरी मौत के बाद दुनिया जान सके कि मैंने क्या किया, क्यों किया। वो ठीक था या गलत, आप कुछ भी सोचते रहें, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस डायरी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, केवल एक बात को छोड़कर, विभा ने कहा। और वो ऐसी बात है जिसके बारे में जैकी को भी कुछ नहीं पता था। ऐसी कौन सी बात है? उसने लिखा है, मैं केवल हत्यारा हूँ, मिस्टर चैलेंज नहीं। मिस्टर चैलेंज मेरे लिए भी एक रहस्य बन गया है। पता नहीं उसने वेद जी की पीठ पर कागज़ कब, कैसे और क्यों चिपकाया। उनका अपहरण क्यों किया? क्या फ़ायदा हुआ उसे? क्या वह मेरे जुर्म को और संगीन बनाना चाहता है? इससे क्या फ़ायदा उसे? यानी सारा केस खुलने के बावजूद मिस्टर चैलेंज तुम्हारे लिए अब भी एक पहेली है? वाकई? मैंने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा, अगर इस पहेली को मैं हल कर दूँ? तुम बहुत पहेलियाँ हल करती हो तुम। सोचता हूँ एक पहेली मैं भी सुलझा लूँ। सुलझाओ। मैं हूँ मिस्टर चैलेंज।
उलझ उछल पड़ी विभा। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा, जाने मन फरमा रहा हूँ। मैंने उसकी हैरानगी का पूरा मज़ा लेते हुए कहा, मधु इस खेल की राजदार है। उसे मैंने उसका सब कुछ बताया जिस रात तुम गेस्ट रूम से फुर होकर कॉलेज के पेड़ पर जा बैठी थी। मधु ने कहा भी विभा बहन को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं बोला, महामाया बहुत छकाती है मुझे, थोड़ा मैं भी छका लूँ। इतने लफंगे हो तुम? सोचो, अब थोड़ा सा जोर तुम भी अपने दिमाग पर डालो। अपनी पीठ पर कागज़ चिपकाना, अपना अपहरण करना और फिर फ़ोन आदि द्वारा एक के बाद दूसरा सबूत छोड़कर तुम्हें उस मकान तक पहुंचाना कितना आसान था। मगर तुमने ये सब किया क्यों? इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहता था तुम्हें, जानता था। मैं चाहे हाथ जोड़ूं या पैर पूछूं, तुम जंदलपुरम से बाहर निकलने वाली नहीं हो। तो बंसल का पीछा करता गौतम के ऑफिस में पहुंचा, छुप कर उनकी बातें सुनी। बंसल पर जो शक हुआ था वो टाएं टाएं फिस हो गया। उसी समय दिमाग में ख्याल आया, अखबार में मेरे अपहरण की खबर छप जाए तो सारे धंधे छोड़कर तुम दौड़ी चली आओगी। और तुम आ गई। और वो बातें जो तुमने बंसल को मिस्टर चैलेंज बताते हुए कही थी, सब गप थी, कोरी गप, मनगढ़ंत। गढ़नी इसलिए पड़ी, नहीं करता तो तुम्हें शक हो जाता। जानता था मेरे कहने मात्र से बंसल की गर्दन पकड़ने वाली नहीं हो तुम। अपने तर्कों से धज्जियां उड़ा दोगी। वही हुआ। ये गुंडे अपना परिचय देकर करारे करारे नोट देकर अरेंज किए थे। साथ ही समझाया था, ये खेल एक दोस्त का दूसरे दोस्त से मजाक है, कोई आँच नहीं आने दूंगा तुम पर। उनसे किया गया वादा भी तुमने निभाया। विभा ने कहा, थाने में जब पूछताछ की बात आई तो उन्हें सब बचा गए। जिनका कसूर ना उन्हें बचाना पड़ता है। बदमाश कही के, मुझसे खेल खेला? अभी बताती हूँ तुझे। कहने के साथ वह घूसा तानकर मेरी तरफ लपकी। मैं उछलकर हंसता हुआ पलंग की दूसरी तरफ पहुंचकर बोला, छुआ छुआई खेलने का इरादा है? मैं तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिस्टर चैलेंज को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा के किसी और नॉवल में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।